हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनियम फॉर सक्सेस। वंस अगेन मैं राहुल जेनियम फॉर सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा था स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में आपने देखा कि आपने रियल नंबर को हमने दो कैटेगरीज में बांटा था, है कि नहीं। पिछले सेशन में हमने देखा कि जो हमारा रियल नंबर था, ठीक है, रियल नंबर, उसको हमने दो कैटेगरी में बांटा था। एक हमारा था डेसिमल डेसिमल और दूसरा था इंटीजर, है ना, INTEGER। एक हमारा डेसिमल था और एक हमारा इंटीजर था। हमने पिछले सेशन में डेसिमल के बारे में पूरे डिटेल में स्टडी किया था। आज जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इंटीजर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और इंटीजर के कुछ फैमिली मेंबर से भी आपको मिलाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का मतलब क्या होता है। जैसे हमने बोला था कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर की अगर हम थोड़ा सा बारे में एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रियल नंबर जो है हमारा, ठीक है, रियल नंबर। अभी हम देखो सर, रियल नंबर मैंने बोला था कि जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर लाई करेगा उसको हम रियल नंबर कहते हैं। गॉट इट। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कौन से नंबर लाई कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। वो नंबर ऐसा हो सकता है 1.326 ये नंबर हो सकता है, या फिर 1.432 ये नंबर हो सकता है, या फिर एक नंबर हो सकता है 1 2 3 ऐसे नंबर हो सकते हैं कि नहीं। तो आप देखो कि एक नंबर डेसिमल के फॉर्म में, एक नंबर कंप्लीट है। तो जो नंबर डेसिमल के में नहीं तोड़ा गया है, जो नंबर डेसिमल के फॉर्म में नहीं है, जिसको हमने डेसिमल के फॉर्म में नहीं तोड़ा है, वो इंटीजर कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक, मतलब पूर्ण अंक। जैसे हम इसको पढ़ते हैं ना 1/2, तो आप इसको कैसा पढ़ते हैं, अगर हिंदी में आप पढ़ते होंगे तो इसको ऐसा पढ़ते होंगे 1 पूर्णांक 1/2, ऐसा पढ़ते हैं ना, 1 पूर्णांक 1/2, या फिर 1 इंटीजर 1/2, 1 इंटीजर 1/2 इसको पढ़ते हैं। तो अब देखो सर, जो हमारा इंटीजर, जो हमारा पूर्णांक है, उसको बेसिकली हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक और नेगेटिव इंटीजर हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जैसे पॉजिटिव इंटीजर क्या लिख सकते हैं, प्लस में ले सकते हैं 1 + 1 + 2 + 3 + 4, ऐसा 1 2 3 पर प्लस नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। 1 2 3 4 5 जितने भी हमारे नंबर हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक जो भी नंबर जाएगा वो सब क्या कहलाएंगे, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। और अगर हम नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात करें, जैसे -1 -2 -3 -4, ऐसा डॉट डॉट डॉट, हम जितना भी नंबर नेगेटिव में लिख रहे हैं वो हमारा नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। अब एक बात याद रखना कि सर देखो, हमने जो जीरो है, ये जीरो को हमने ना ही पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में रखा है और ना ही हमने इसको नेगेटिव इंटीजर की कैटेगरी में रखा है। तो बात ये बनता है सर कि जीरो को हम कहाँ रखें, जीरो को हम पॉजिटिव इंटीजर में रखें या फिर जीरो को हम नेगेटिव इंटीजर में रखें। तो आज के बाद एक बात अपने दिमाग में रखिएगा कि जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, जीरो से बीच सेंटर में होता है, ठीक है। अब देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आपको पता है या आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे क्या जीरो किसी संख्या का मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल। जैसे मैं आपको बोलूं कि सर 8 का मल्टीपल कौन कौन से, तो बोलेंगे सर 8 का मल्टीपल है 8 16 24 32, ये सब 8 के मल्टीपल है। अच्छा, कैसे पता करते हो कि ये 8 के मल्टीपल है। जैसे मैं आपको बोलूं कि यार जो 16 है ना वो 8 का मल्टीपल है, ये कैसे पता करेंगे हम, जरा आप मुझे बताइए। हाउ यू विल फाइंड कि 16 सही में 8 का मल्टीपल है, ये तुम कैसे पता करोगे। इसको पता करने का क्या तरीका है, बस हम ये कर सकते हैं कि सर 16 को ना हम 8 से भागा देके देखते हैं। अगर 16 8 से पूरा पूरी कट जाए, 16 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो 16 है वो 8 का मल्टीपल होगा। अब आप देखिए, जब आपको 16 को 8 से डिवाइड करना था तो आपने ये देखा कि सर 8 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो 16 के बराबर हो जाए। तो बोले सर 8 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से बराबर हो जाएगा, और ये 2 जो है वही हमारा इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो देखा कि जो 16 है वो 8 से पूरा पूरी कटता है 2 बार में। तो उसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 0 8 का मल्टीपल है। अगर 0 8 का मल्टीपल अगर ये पता करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 को 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अब क्या 0 8 से कटता है, क्या 0 8 से कटेगा, इस बात को अगर ध्यान रखें तो बोले सर 8 में
8 में अपन क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 0 के बराबर होगा, तो बोले यार 8 में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। 8 में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 से बराबर हो जाएगा, और यही हमारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको कभी ऐसा डिफिकल्टी हो रहा है या कभी आप सोच रहे हैं कि सर जब आपने 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 के बराबर हो गया, ये कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है, ये कौन सा बेसिक है, तो इस बेसिक के लिए किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही नंबर हो जाता है। वो किसी भी संख्या को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 के बराबर क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या कहानी छुपा हुआ है, क्या रीजन छुपा हुआ है, इस रीजन को बताने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, मैंने बोला तो हमने देखा कि यार 0 जो है वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 0 8 से पूरा पूरी कट जाता है। अगर 0 8 से पूरा पूरी कट जाता है तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है वो 8 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अब देखो एक बात याद रखना कि इसका मतलब अब हम बोल सकते हैं कि 0 जो है वो 8 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा। 0 8 का मल्टीपल है 0, उसके बाद हम 8 ऐसा शुरू कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि यार 16 का मल्टीपल 16, 0 16 का भी मल्टीपल है, फिर 16, तो फिर हम बोले यार एलसीएम क्या होगा इसका, फिर एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम अगर निकालें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि इन दोनों में क्या मल्टीपल है, जैसे 8 दूनी 16, तो यहाँ पर कॉमन क्या था, यहाँ पर कॉमन 16 था, और यहाँ पर आप कॉमन देखो 0 हो गया, तो आप बोलोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या 0 हो जाएगा, 0 तो हम एलसीएम नहीं ले सकते ना। तो आप जब एलसीएम एचसीएम में जब आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप अभी भी समझ लो कि जब एलसीएम लेते हैं ना तो एलसीएम में एक बात लिखा होता है कि जब हम एलसीएम लेंगे तो जब एलसीएम में किसी नंबर का जब हम मल्टीपल लेंगे तो वो जो मल्टीपल होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। वो जो मल्टीपल होगा वो कैसा होगा, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम यहां पर 0 को नहीं लेंगे क्योंकि 0 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और ना ही वो नेगेटिव इंटीजर है। तो इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि 0 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और ये ना ही एक नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए हम एलसीएम में 0 को एज अ मल्टीपल नहीं लेते हैं। ये बात समझ में आया, क्लियर हो गया? तो ये बात क्लियर है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि 0 ऑड है कि इवन है, तो 0 एक इवन नंबर है। अब आप बोलोगे गुरुजी कैसे इवन नंबर है, हाउ, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। 0 एक इवन नंबर होता है, ठीक है। तो अब जरा हम बात करते हैं कि सर ऑल इंटीजर और रैशनल नंबर, ये बात आप याद रखिएगा, जितने भी इंटीजर है हमारे, जैसे 6, तो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता ही होता है, ठीक है। तो ऑल इंटीजर हमारे क्या होते हैं, सारे इंटीजर एक रैशनल नंबर होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फटाफट एक थोड़ा सा बात फिर से बताता हूं। इंटीजर को हमने 2 कैटेगरी में बांटा था, एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर था और एक हमारा नेगेटिव इंटीजर था। पॉजिटिव इंटीजर +1 2 3 4 जैसा हुआ, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 हमारा नेगेटिव इंटीजर हुआ, और हमने 0 को देखा कि 0 एक इवन नंबर है और हमने 0 को बीच में रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो इंटीजर जो हमारा पूर्णांक है, अब समझना इस बात को कि सर किसी भी नंबर के आगे, जैसे 6 आप मुझे बताओ कैसा संख्या है, एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, एक ऐसा संख्या जो पूरा पूरी 2 से डिविजिबल। नंबर, यहां मैं लिख देता हूं, नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, एक ऐसा संख्या जो पूरा पूरी 2 से कट जाए, कंप्लीटली डिविजिबल। जैसे 6 को 2 से काटे तो 2 3 6, ये पूरा पूरी कट गया 3 बार में, तो ये कैसा संख्या होगा, एक सम संख्या होगा। तो इंटीजर में एक इवन नंबर भी याद रखना, ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो संख्या 2 से पूरा पूरी ना कटे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम विषम संख्या बोलेंगे, ठीक है। जो संख्या 2 से पूरा पूरी कटता है उसको क्या बोलते हैं, एक सम संख्या बोलते हैं। मैं यहाँ पर सम और विषम आपको इसलिए बता रहा था ना कि मुझे आपको इसमें एक चीज़ क्लियर करना था। जैसे एक बात हमेशा याद रखना कि किसी भी नंबर के आगे चाहे वो नेगेटिव लगा हो या फिर वो पॉजिटिव लगा हो, उससे उस संख्या के सम और विषम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो आपको पता ही है, नहीं पता तो ये क्लियर कर लेते। जैसे 6 कैसा नंबर है, बोले सर ये एक इवन नंबर है कि नहीं, आपने बोला कि 6 एक इवन नंबर है, ओके। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, फिर बोलो यार -6 कैसा नंबर है, बोले कैसी बात कर रहे हो गुरुजी, माइनस लगाने या प्लस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इवन है तो वो इवन रहेगा ही।
इवन में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके आगे पॉजिटिव लगा लो, उसके आगे नेगेटिव लगा लो, इस संख्या में इवन और ऑड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपको समझ में आ गया। तो देखो किसी भी नंबर के आगे चाहे वो साइन नेगेटिव या पॉजिटिव लगा हो, इससे हम ऑड और इवन का फर्क नहीं करते। उसी तरीके से चाहे वो संख्या 2 है, अब बोले यार 2 प्राइम नंबर है, अभी मैं बताऊंगा प्राइम नंबर है। तो देखो एक बात ये भी याद रखना है कि जो हमारा इंटीजर है, वो इंटीजर का आगे चाहे वो नेगेटिव लगा हो चाहे वो पॉजिटिव लगा हो, इंटीजर की स्टडी हम पॉजिटिव इंटीजर, जो जिस चीज की स्टडी हम पॉजिटिव इंटीजर के लिए करेंगे वो सेम चीज हम नेगेटिव इंटीजर के लिए कर सकते हैं। तो चलिए हम अब आपके बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, कितने सारे कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे हमारे, जरा हम बात करते हैं। बोले सर 1 2 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देर के लिए एकदम ध्यान देना इस चीज को, मैं जो बता रहा हूं बहुत ध्यान का चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। अभी देखो मैंने जीरो को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। इस तो अब हम किस चीज की स्टडी करने वाले, अब हम स्टडी कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। अब देखना इस बात को जरा समझने की कोशिश करना। तो हमने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने इतने पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। अब सर आपको फैक्टर पता होगा ना, फैक्टर, तो आप मुझे बता सकते हैं 1 का फैक्टर कौन है? फैक्टर का मतलब 1 किसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है, किस किस से डिवाइड हो सकता है? तो 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यार 2 का फैक्टर क्या होगा सर, तो आप बोलोगे सर 2 का फैक्टर 1 होगा और 2 होगा, है ना। बोले यार 3 का फैक्टर क्या होगा, तो बोले यार 3 का फैक्टर 1 होगा और 3 होगा। 4 का फैक्टर क्या होगा, तो बोले 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। मतलब 4 किस किस से डिवाइड होगा, तो 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड होगा। बोले 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 का फैक्टर 1 होगा और 5 होगा। और बोले यार 6 का फैक्टर क्या होगा, बोले 6 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, ओके। 7 का फैक्टर 1 और 7 होगा। और 8 का फैक्टर के बारे में बात करें तो 8 का फैक्टर 1 2 4 8, ये सब 8 के फैक्टर है। 9 के फैक्टर के बारे में बात करें तो 9 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, 9 का फैक्टर होगा 1 3 एंड 9। मैं ऐसा क्यों लिखा, मैं एक्चुअली मैं क्यों आपका टाइम ले रहा था, मैं इसके पीछे एक चीज मैं आपको बता रहा था। आप अगर इस चीज को ध्यान से देखें, मैंने 1 से 9 तक के नंबर पे लेके मैंने एक केस स्टडी किया और मुझे एक बात पता चला कि सर कुछ नंबर ऐसे हैं उनमें कुछ कॉमन नजर आता है। क्या कॉमन नजर आता है, जैसे यहां से देखिए 2 का फैक्टर 1 है, 3 का फैक्टर 1 है, 5 का फैक्टर 1 है, 7 का फैक्टर 1 है। और उसमें एक चीज और कॉमन क्या है कि सारे नंबर का फैक्टर यहां पर 2 ही निकल रहा है। यहां पर इसका भी 2 फैक्टर निकल रहा है, इसका भी 2 फैक्टर निकल रहा है, इसका भी 2 फैक्टर निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है? मतलब कुछ नंबर ऐसे हैं 1 से 9 तक के बाद भी आगे नंबर मुझे ऐसा मिलेंगे जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो पाएगा, एक वो खुद होगा और एक 1 होगा। लेकिन उसके अलावा देखिए 1 भी है, खुद भी है और उसके अलावा भी नंबर्स हैं जो उसके फैक्टर्स हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर है ना, इस पॉजिटिव इंटीजर को अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, किसका हो, ओनली 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, कौन सा, एक तो पहला फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर कौन सा होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए, है ना। पहला फैक्टर 1 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर सेल्फ होना चाहिए। कोई ऐसा नंबर, आगे काम का बहुत है सर, कोई ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 हो और सेल्फ हो, उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। उस संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, अब मैं इसको मिटा सकता हूं सर, आपने इस बात को समझ लिया, ठीक है। तो जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे और जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 और सेल्फ, उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। अब देखो एक चीज यहां पर देखने वाली बात है कि 1 को आप किस कैटेगरी में रखोगे, क्योंकि 1 का फैक्टर तो सिर्फ 1 है, तो इसके लिए तो कम से कम 2 फैक्टर होने की जरूरत है और इसके लिए मोर देन 2 फैक्टर होने की जरूरत है। तो अब हम 1 को किस कैटेगरी में रखें, यह बात तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब देखो हम ना 1 को प्राइम नंबर में भी नहीं रख सकते, है कि नहीं, और
वन को हम कंपोजिट नंबर में भी नहीं रख सकते, तो मुझे वन को अकेला कहीं पे बिठा के रखना पड़ेगा। तो वन को हम अकेला कहीं पे बिठा के रख दिए और अब ये बात निकल जाए कि वन जो है वो नाइदर प्राइम, वन ना ही प्राइम है और नॉर कंपोजिट, है ना। वन ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ये बात समझ में आया। तो देखो ये रीजनिंग की भी जब आप पढ़ाई करोगे ना, रीजनिंग में जब सीरीज आप देखोगे तो ये भी आप ध्यान रखना कि वन प्राइम नंबर की गिनती में नहीं आता है, वन ना ही प्राइम नंबर और ना ही कंपोजिट नंबर है। मैथ्स में तो इसका इंपॉर्टेंट है ही। और प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसका सिर्फ दो फैक्टर है स्टूडेंट, एक वन होता है और एक सेल्फ होता है, जिसका मोर देन टू फैक्टर होता है उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। एक बात और हमेशा याद रखना, अब चलते थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो यहां पर नोट में मैं कुछ चीजें लिखा हूं, ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर, ठीक है। एक अकेला 2 एक ऐसा नंबर है जो एक इवन प्राइम नंबर, केवल 2 सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर, इसके अलावा कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो। तो 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर 1 से 50 तक की बात करें तो 15 प्राइम नंबर है, 50 से 100 तक के बीच में हमारे 10 प्राइम नंबर आएंगे और 1 से 100 तक के बीच में कितना आएगा? 25 प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो कौन सा है? 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट, ये तो अब निकाल ही लोगे। 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर। कभी कभी होता है कि एग्जाम में आप बैठे हुए हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है, 1 घंटे का तो पेपर होता है, अब अचानक से जल्दी जल्दी में आपका क्वेश्चन आ गया तो फिर आप सोचने लग जाए। तो एक बार अगर देखा रहे दिमाग में, अगर एक बार सेट हो जाए आपका, तो आप एग्जाम में आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है और 2 जो है वो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब चलिए मैं आपको ना प्राइम नंबर के कुछ जो हमारा प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या, उसके प्रकार देखते हैं, टाइप ऑफ प्राइम नंबर्स, और उसके कुछ फैमिली मेंबर्स के बारे में आपको दिखाता हूं। अब एक है आपके पास रिलेटिवली प्राइम नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या। देखिए एक रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा और एक होगा को प्राइम नंबर, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में क्या डिफरेंसेस है, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। और रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर से आपके सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या है? देखो द सेट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। द सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। दो संख्याओं का एक ऐसा सेट जिसका HCF, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका HCF 1 हो, उसको हम रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखो यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात है। मैंने सेट ऑफ कैसा नंबर बोला है सर? मैंने सेट ऑफ कैसा नंबर बोला है? मैंने आपको बोला है द सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। देखिए द सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर बोला है क्या? नहीं बोला है। मैंने आपको सेट ऑफ 2 नंबर्स बोले हैं, ओनली 2 नंबर्स। याद रखिएगा रिलेटिवली प्राइम नंबर में आपका सेट ऑफ 2 नंबर्स होना चाहिए। जैसे हम 1 और 9 को भी ले सकते हैं। 1 और 9 का HCF क्या होगा? 1 और 9 का HCF 1 ही तो होगा। देखो अब आप बोल सकते हो कि सर गुरुजी आपने तो अभी बताया कि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। हर मत हो जाए ना। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज सवाल में गिवन नहीं है ना, जवाब में उस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल में जितना बात गिवन हो, जवाब में उतना ही आपको ध्यान में रखना है। सवाल में मैंने क्या बोला? सवाल यह है कि द सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग HCF 1, दो संख्याओं का एक ऐसा सेट जिसका HCF 1 होना चाहिए। अब वो दो संख्या कुछ भी हो सकता है ना, दो संख्याओं का सेट। तो 1 और 9 ले लेते हैं, 1 और 9, तो 1 और 9 का सेट जिसका HCF 1 हो, तो बिल्कुल इसका HCF 1 होगा। अब ना ही 1 आपका प्राइम नंबर है, ना ही 9 आपका प्राइम नंबर है। अच्छा ये भी ले सकते हैं, 9 और 25 को आप ले लीजिए। देखिए ना 9 आपका प्राइम नंबर है और ना ही 25 आपका प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम इसके HCF की बात करें तो बोलेंगे इसका HCF भी सर 1 आएगा, और अगर इसका HCF की बात करें तो इसका HCF भी 1 ही आएगा, है कि नहीं? तो बात आपको समझ में आ रहा है? इसमें बस इतना बात ध्यान में रखना कि आपको ना सेट जब आप लोगे ना, तो आपको प्राइम नंबर का सेट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 नंबर का सेट का जरूरत है। द सेट ऑफ 2 नंबर हैविंग HCF 1, दो संख्याओं का एक ऐसा सेट जिसका HCF 1 होना चाहिए। बात समझ में आया? लेकिन अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर का। को प्राइम नंबर क्या है? द सेट
द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। बात समझ में आ रहा है? अगर दो प्राइम नंबर का हम सेट ले लेते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको को प्राइम नंबर बोलेंगे। अब यहां पर पिछले वाले स्लाइड में और इस स्लाइड में क्या फर्क है? पिछले स्लाइड में हमने टू नंबर दिया था, ठीक है, और इस स्लाइड में क्या है? इस स्लाइड में अगर आप ध्यान देखिए तो हमने यहां पर टू प्राइम नंबर दे दिया इस बार आपको। उसमें टू नंबर था, इसमें टू प्राइम नंबर था। तो को प्राइम नंबर, अच्छा बहुत सारे किताब में यह भी लिखा रहता है कि द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग HCF 1। भाई ये लिखने की क्या जरूरत है कि HCF 1 होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन सा दो प्राइम नंबर होगा जिसका HCF 1 नहीं होगा? ऐसा कभी हो सकता है कि हम दो प्राइम नंबर ले और उसका HCF 1 ना हो? ऐसा हो, उस बात को लिखने की जरूरत नहीं है सर। द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, बस दो प्राइम नंबर का सेट होना चाहिए, वो हो गया को प्राइम नंबर। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग HCF 1, आप फालतू में क्यों आगे बात बढ़ा रहे हो जब हमारा इतना ही में काम हो जाएगा तो, ठीक है। तो द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग HCF 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा ले सकते हैं? जैसे 2, 5। देखिए इनका HCF 1 आएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के बीच में एक ही कॉमन हो सकता है और कोई कॉमन नहीं होगा, तो इनका HCF 1 है कि नहीं? तो हमें इस बात को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो प्राइम नंबर का सेट होना चाहिए। 3 और 7 ये सब क्या है? ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं इस बात को कि सर जो को प्राइम नंबर है आपका, ठीक है, क्या वो रिलेटिवली प्राइम नंबर हो सकता है कि नहीं? बोलोगे सर आपने तो भी कहा जो चीज सवाल में गिवन नहीं है जवाब में उस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर? द सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1। अब वो नंबर प्राइम है या नहीं है मुझसे क्या फर्क पड़ता है? जो चीज सवाल में गिवन नहीं है जवाब में उस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कहा द सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1, अब वो नंबर प्राइम हो या कंपोजिट हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लेकिन इन दोनों का HCF तो 1 है, तो हम कह सकते हैं जो को प्राइम नंबर है ना मेरा, वो एक रिलेटिवली प्राइम नंबर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? एक को प्राइम नंबर हम बोल सकते हैं कि सर हम यहां पर 2, 5 भी बिल्कुल लिख सकते हैं, इनका HCF 1 होगा, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो प्राइम नहीं हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। द सेट ऑफ टू नंबर्स सिर्फ बोला गया है, तो हम बोल सकते हैं कि 2 और 5 जो है वो एक रिलेटिवली प्राइम है और वो एक को प्राइम नंबर है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि सर एवरी को प्राइम नंबर, जो भी हमारा को प्राइम नंबर होता है वो एक रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? एवरी को प्राइम नंबर इज अ रिलेटिवली प्राइम नंबर। इस बात को नोट में आप उतार लीजिए, इस बात को अपने दिमाग में उतार लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आगे जब हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे तो ये बहुत काम का है, ठीक है। तो एवरी को प्राइम नंबर इज अ रिलेटिवली प्राइम नंबर, इस बात को आप याद रखेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया व्हाट इज को प्राइम नंबर एंड व्हाट इज रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर होने के लिए दो संख्या का सिर्फ सेट होना चाहिए जिसका HCF 1 हो, और को प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ दो प्राइम नंबर का सेट होना चाहिए, है कि नहीं। अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? इसे सवाल भी पूछा गया, व्हाट इज ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? कुछ नहीं है, बस ये भी दो नंबर का ही सेट है। द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, ठीक है, द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस इज 2। मतलब दो प्राइम नंबर का एक ऐसा सेट जिसका डिफरेंस अगर 2 आ जाए तो हम उसको ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे आप ले लीजिए 3 और 5, 2 से नहीं बनेगा, 3 और 5 ये कैसा है? एक ट्विन प्राइम नंबर, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 7, 5 ले लीजिए आप, 7, 5 एक ट्विन प्राइम नंबर है। 11, 13 ये कैसा नंबर है? ये एक ट्विन प्राइम नंबर है। आया बात समझ में? ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ओके चलिए अब आपको एक चीज और बताता हूं। ट्विन प्राइम नंबर के बाद आप देखिए एक होता है परफेक्ट नंबर जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। इस पूर्ण संख्या का ना हम दो डेफिनेशन बोल सकते हैं। क्या होता है परफेक्ट नंबर? पहले इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये एक पॉजिटिव इंटीजर होता है दैट इक्वल टू सम ऑफ इट्स डिवाइजर एक्सेप्ट इटसेल्फ। मतलब हम कह सकते हैं, देखो इस बात को ऐसा समझिए कि कोई भी नंबर आप लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने अब 5 लिया, अब 5 का आप फैक्टर निकाल लीजिए। 5 का फैक्टर कौन कौन सा? 1, 2,
और 5, ये 5 का फैक्टर हुआ। तो 5 को छोड़ के अगर हम इसका सम 5 के बराबर आ जाता तो ये संख्या हमारा परफेक्ट नंबर बन पाता। जैसे कौन सा है सबसे नियरेस्ट, तो हम लेते हैं 6 को। 6 का अगर आप फैक्टर निकालते हैं कौन कौन निकलेगा, 1 2 3 एंड 6। अब आप 6 को छोड़ दीजिए, ठीक है। 6 को जब आप छोड़ दीजिए, इनको सम कीजिए, 3 2 5 और 1 6, इनका सम जब आपने देखा, सम किया तो वो 6 के बराबर आ गया, जो दी गई संख्या उसके बराबर आ गया। तो ये कैसा नंबर हुआ, ये एक परफेक्ट नंबर हुआ। बात समझ में आया? मतलब खुद को छोड़ के अगर उसके पॉजिटिव इंटीजर्स जो आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का जो सम आता है उसके डिवाइजर का, डिवाइजर बोले या फिर उसका फैक्टर बोले, उसके डिवाइजर का या उसके फैक्टर का सम अगर उस नंबर के बराबर आ जाता है तो हम उसे परफेक्ट नंबर बोलेंगे। तो 6 कैसा नंबर है, 6 एक हमारा परफेक्ट, 6 बोल सकते हैं, 6 एक हमारा परफेक्ट नंबर है। आया बात समझ में? 6 एक हमारा परफेक्ट नंबर है। इसका एक और डेफिनेशन है कि आप कुछ नहीं करें, आपने उस नंबर को एक्सक्लूड किया था, यहां पर इस नंबर को इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। अब जितना भी 6 का फैक्टर है इसे हमने निकाल लेते हैं, 1 2 3 6। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 6 3 6 3 9 और 1 10 2 12। इस 12 का आप आधा कर दीजिए, 2 से डिवाइड, कितना हुआ 6। अब ये इसके बराबर आ गया। मतलब अगर आपने एक्सक्लूड किया है तो आपको उसके बराबर होना चाहिए, और अगर इंक्लूड कर लिया आपने सारे उसके डिवाइजर को तो उसका आधा दी गई संख्या के बराबर होना चाहिए। तो वो क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा। आया बात समझ में? तो परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, दो डेफिनेशन या दो तरीके से परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं। या फिर आप 6 का जो भी नंबर आपका दिया हुआ, या फिर उसका फैक्टर आप निकाल लीजिए, जैसे मैंने अभी इसका फैक्टर निकाल लिया, इसको छोड़ के अगर इसका सम 6 के बराबर आ गया तो भी परफेक्ट नंबर चेक कर सकते हैं। या फिर इन सबको जोड़ के अगर हम 2 से डिवाइड किए तो 6 आया था, तब भी हम ये 6 के बराबर आ गया, तो भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो भी हम इसको परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं। आया बात समझ में? व्हाट इज परफेक्ट नंबर, क्लियर हो गया? तो अब जरा हम देख लेते हैं सम परफेक्ट नंबर। अगर हम 1 से 100 तक के बारे में 1 से 10 तक के बारे में बात करें, 1 से 1 to 10, 1 से 10 तक के बारे में बात करें तो सिर्फ हमारे पास एक ही परफेक्ट नंबर है, वो है 6, ठीक है। अगर हम 1 से 100 तक के बारे में बात करें तो हमारे पास दो परफेक्ट नंबर है, 6 और 28, ठीक है। अगर हम 1 से 1000 के बीच में बात करें तो 1 से 1000 के बीच में आपके पास 3 परफेक्ट नंबर होंगे, 1 6 28 एंड 496। उसके बाद फिर 10,000 के बीच में इतना आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इसको लिख दिया है। तो ये सारे एक परफेक्ट नंबर हैं, ठीक है। तो अभी 6 तो सवाल में आ चुका है, 28 भी आ चुका है, 496 हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सके, फिर भी इसको थोड़ा सा दिमाग में आप जरूर रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, हमने इंटीजर्स के बारे में देख लिया, इंटीजर के फैमिली मेंबर्स के बारे में मिल लिया। अब इससे रिलेटेड क्या सवाल आ सकता है, मेंस में कैसा सवाल आया, वो भी एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आर देयर एनी ऑड परफेक्ट नंबर, क्या कोई ऑड परफेक्ट नंबर होगा? मैं चाहता हूं कि कमेंट में इसका आप आंसर जरूर दें, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि क्या कोई एक ऑड परफेक्ट नंबर हो सकता है, आर देयर एनी ऑड परफेक्ट नंबर। इस बात को मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में आंसर करें, इसको ढूंढें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया यहां पर जितने भी परफेक्ट नंबर है सारे इवन नंबर है, तो क्या आगे कभी भी आपको एक ऑड परफेक्ट नंबर मिल सकता है, या ऐसा कभी है कि कोई ऑड परफेक्ट नंबर होता है? इस बात को आपको पता करके मुझे बताना है कमेंट के सेक्शन में नीचे, ओके। आगे चलते हैं, तो एक सवाल मैं यहां पर दे लेता हूं। सवाल ये पर है कि इफ P and Q आर रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब देखो, रिलेटिवली प्राइम नंबर से एक सवाल आ गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बताता हूं। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखिए, अगर आपसे ये हो पाता है तो ठीक है। चलिए, आपने अगर ट्राई किया तो ठीक है, मैं सवाल को बना के बताता हूं। सवाल कहता है इफ P and Q आर रिलेटिवली प्राइम नंबर इन सच अ वे दैट P प्लस Q, जो आपका P प्लस Q है वो कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, एंड P इज स्मॉलर देन Q, और जो P है वो स्मॉलर देन Q है। हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल ऑफ P एंड Q, और P और Q के कितने पेयर पॉसिबल हैं ये आपको बताना है। हिंदी में देखें, यदि इस तरह से P एंड Q अपेक्षित अभाज्य संख्या है, P प्लस Q 10 के बराबर है एंड P इज स्मॉलर देन Q, तो P एंड Q के कितने युग्म संभव होंगे? अब देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आप इस तरह के सवाल पढ़ते हो आप घबराने लग जाते हो, आप बोलते हो बाद में करेंगे, छोड़ेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। जो चीज़ सवाल में गिवन नहीं है ना, जवाब में उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस इतना याद रखो, और क्वेश्चन आपसे क्या कहता है इस बात को समझिए। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है आप समझिए क्या बोलता है। P और Q कैसा है, एक रिलेटिवली प्राइम नंबर है, ओके। मतलब हमें दिया गया कि P एंड Q एक रिलेटिवली प्राइम नंबर, और कहता है कि जो P प्लस Q है वो कितने के बराबर है,
P प्लस क्यू हमारे 10 के बराबर है। अब हम बोले यार P एंड Q का एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें P जो है वो स्मॉलर देन होना चाहिए Q का। तो देखो सवाल का जवाब बहुत कम समय में लाना, किसी सवाल का जवाब लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जवाब कितना कम समय में लाओगे ना वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो कम समय में लाने के लिए आप क्या करोगे, P प्लस क्यू अगर 10 है तो हम पहले तो ऐसा पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं कि Q हमेशा P से बड़ा ही होना चाहिए, तो उसका सम 10 होगा। तो अगर P के जगह पर हम 1 रखें तो Q के जगह पर मुझे 9 रखना पड़ेगा, तो वो 10 के बराबर हो जाएगा। P के जगह पर अगर हम 2 रखें तो इसके जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। इसके जगह अगर हम 3 रखें तो ये यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 7। फिर यहाँ पर 4 रखें तो यहाँ पर 6। अब हम 5 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 5 रखेंगे तो P जो है वो बराबर हो जाएगा Q के, और ये वाला कंडीशन तो सवाल में नहीं दिया हुआ। सवाल में ये कहता है कि P जो है वो Q से छोटा होना चाहिए, है कि नहीं, ये बात आपको दिया हुआ है। तो हमने देखा कि ये 4 पॉसिबिलिटीज ऐसे हैं जिसमें P प्लस क्यू 10 के बराबर होगा। लेकिन सर अब सवाल ये कहता है कि वो जो P एंड Q है ना वो एक रिलेटिवली प्राइम नंबर होना चाहिए, एक अपेक्षित अभाज्य संख्या होना चाहिए। व्हाट इज रिलेटिवली प्राइम नंबर, हमने पीछे पढ़ा, द सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1, दो संख्याओं का सेट, जरूरी नहीं है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखिए 1 और 9 का जो हम सेट लेते हैं तो इसका HCF कितना आएगा, बोले इसका HCF 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये एक रिलेटिवली प्राइम नंबर है। 2 और 8 का HCF कितना होगा, ये तो 2 ही होगा, तो इसका मतलब ये रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका HCF की बात करें तो बिल्कुल सर इसका HCF 1 के बराबर होगा, तो ये एक रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा। और ये रिलेटिवली प्राइम नंबर 4 और 6 नहीं होगा, क्योंकि इसका HCF तो 2 होगा। तो आप समझिए इस बात को कि सर हमने देखा कि इसमें कितने पेयर पॉसिबल हो पाए, 1 और 2, सिर्फ 2 ही पेयर पॉसिबल हो पाए। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, 2 होगा। यह सवाल SSC CGL मेंस में पूछा गया है, ठीक है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल को समझिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको बात में समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम अगले सेशन में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखेंगे, और डिविजिबिलिटी रूल से बहुत बेहतरीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। ऐसे चीजें मेरी गारंटी है कि आपने ऐसे चीजें कभी भी डिविजिबिलिटी रूल से आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, तब के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय।